हम लोग लड़ना भी जानते हैं और जीतना भी जानते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमारे अंदर इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा पैदा की है कि दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती, हमें झुका नहीं सकती, हमें डरा नहीं सकती। तो फिर से वही स्थिति वापस आने वाली है। ऐसा लगता है जैसे गुलामी फिर से वापस हमारी तरफ बढ़ रही हो। ऐसा लगता है जो ये सरकारें एक साजिश के तहत डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को खत्म करके मनुस्मृति का शासन लाना चाहती हो। सारे देश का मीडिया इनके साथ हो गया है, सारे देश का कॉरपोरेट इनके साथ हो गया है, सारे देश का माफिया इनके साथ हो गया है, बल्कि सारे देश का जो सरकारी तंत्र है, जो ब्यूरोक्रेसी के द्वारा चलता है, वो भी इनके साथ हो गया है। ऐसे में ईवीएम के रहते इनको हराना आसान नहीं होगा। इसलिए ईवीएम के खिलाफ बैलेट से चुनाव हो, इसके लिए बड़ा आंदोलन की तैयारी करनी होगी। पूरे देश के अंदर एक बड़े आंदोलन की तैयारी करो। हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चे हैं, हम दोबारा से गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे। हम लोग लड़ेंगे, हम लोग जीतेंगे। ये जो प्राकृतिक संसाधन है, जहां अरबों खरबों रुपए पैदा होता है, ये जो जल जंगल जमीन है, खेती की जमीन है, क्या कोई अपनी माँ के पेट से लेके पैदा हुआ है? अगर माँ के पेट से लेके पैदा नहीं हुआ तो उसके अंदर हमारा और आपका हिस्सा कहां है? उसमें बहुजन समाज का हिस्सा कहां है? जनता के खिलाफ ईवीएम से उस सत्ताधारी पार्टी को चुनाव जिताना चाहते हैं जिन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से हमारे बच्चों से शिक्षा को पूरी तरह छीनने का इंतजाम कर दिया है। जब शिक्षा को महंगा किया जा रहा था, जब सारे सरकारी संस्थान बेचे जा रहे थे, तो मैं पूछना चाहता हूं, उस वक्त भी तो हमारे सांसद थे, उस वक्त भी तो हमारे विधायक थे, उस वक्त भी तो हमारे मंत्री थे। लेकिन हमारे मंत्री, सांसद, विधायक विधानसभाओं में और संसद के अंदर गूंगे बहरे बनकर बैठ गए। उन सब लोगों ने मिलकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ गद्दारी की। और मैं आह्वान कर रहा हूं, ईवीएम के खिलाफ एक बड़े आंदोलन की तैयारी करो। लेकिन यह आंदोलन, ध्यान रखना, अब लड़ाई ये लाठी गोली की लड़ाई नहीं है, ये विचारधारा की लड़ाई है। दिनांक 1 जानेवारी 1918 ही तारीख माहीत नाही असा एकही जण इथं उपस्थित नाही। ज्याला ही तारीख माहीत नसेल, ज्याला या तारखेला नेमकं इतिहासात काय झालं हे माहीत नसेल, तो त्या स्वाभिमानानं, ज्वाजल्य अभिमानानं इथं उपस्थित राहू शकणार नाही। मी अपेक्षा करतो की 1 जानेवारी 1818 500 वाघ निधड्या छातीनं हजारोंच्या समूहासमोर चालत गेले। हातातली ती सळसळती नंगी तलवार उपसली आणि एकेकानं शेकडो त्या शत्रूंचा पराभव केला। हा पराभव त्या माणसांचा नव्हता, हा पराभव त्या जिवंत व्यक्तींचा नव्हता, हा पराभव कोण्या एका जातीचा नव्हता, हा पराभव कोण्या एका मातीचा नव्हता, तर त्या दिवशी या बाबासाहेबांच्या वाघांना
एका विचार प्रवृत्तीला ठेचून मारलेलं होतं. आणि ती प्रवृत्ती म्हणजे वर्चस्ववादाची प्रवृत्ती. ती प्रवृत्ती म्हणजे सतत आम्हीच वरचढ आहोत ही सांगणारी प्रवृत्ती. ती प्रवृत्ती होती तुम्ही हीन आहात, हलके आहात, शूद्र आहात, दलित आहात ही सांगणारी प्रवृत्ती. आणि या प्रवृत्तीला ठेचण्याचं काम त्या दिवशी त्या 500 वीरांनी केलं. आणि म्हणून त्या वीरांना अभिवादन करण्यासाठी या ठिकाणी आपण जमलेलो आहोत. मगाशी समता सैनिक दलाची रॅली जेव्हा येत होती, अभिमानानं ऊर भरून आला. कारण ज्या हातामध्ये पोळपाट लाटणं होतं, ज्या हातानं फक्त तानुले खेळवायचे, त्या माझ्या माय माऊल्या रमाईच्या वारसदार अशा स्वाभिमानानं बेडरपणे एक दो जय भीम करत एक एक पाऊल टाकत या ठिकाणी हजर होत होत्या. ही ताकद आम्हाला कोणी दिली? समोरच्याच्या नजरेत नजर घालून बोलण्याची हिंमत कुणी दिली? आमच्या आया बहिणींना घराच्या बाहेर काढण्याचं स्वातंत्र्य कोणी दिलं? त्या बाबासाहेबांनी दिलं. आमच्यावर कर्ज आहे बाबासाहेबाचं, आमच्यावर कर्ज आहे. कारण जो आवाज आमचा गळ्याच्या खालून वर येऊ शकत नव्हता ना, तो आवाज बाबासाहेबांना आमचा मोकळा केला. तो आवाज महात्मा फुल्यानं मोकळा केला, तो आवाज सावित्रीमाईनं मोकळा केला. आणि या सगळ्या महापुरुषांमुळे आम्ही आज इथं जिवंत आहोत. एक विचार सहज येऊन गेला की बाबा नसता तर आमचं काय झालं असतं. ही रॅली बाबा नसते तर आज कुठं असते? ही शाळकरी वयाची पोरं एक दो करत जय भीम करत इकडे येत होती. ही पोरं नेमकी काय करत असती? कुठंतरी कोणी ढोर वळत असतं, कुठंतरी कोणाच्या रानात कामाला गेलेलं असतं, कोणाच्या तरी हाताखाली काम करत असतं. हा क्षणभर विचार आला आणि मनाला कापरं सुटलं की बाबासाहेब नसते तर नेमकं काय झालं असतं. आणि या बाबासाहेबांना या साऱ्या संसारामध्ये सावलीसारखी साथ देणारी रमाई नसती. ती जर आजच्या बायांसारखी रडली असती, नाही सातच्या आत बाबासाहेब तुम्ही घरी आलं पाहिजे, नाही बाबासाहेब मला चांगली साडी पाहिजे, बाबासाहेब मला गळ्यातलं सोनं पाहिजे, असं म्हणणारी जर आमची रमाई असती ना, तर बाबासाहेब तो एकट्याचा नाही तर हा लाखोंचा कोटींचा संसार उभं करू शकले नसते. त्यामुळे सगळ्यांना एकदा माझी विनंती राहील की आजचे या भीमा कोरेगाव शौर्य दिनाच्या दिवशी माता रमाईचं स्मरण करत असताना जोरदार टाळ्या आम्ही माता रमाईसाठी एकदा वाजवल्या पाहिजेत. का वाजवल्या पाहिजेत? कारण त्या त्याग माऊलीनं स्वतःचा त्याग केला म्हणून बाबासाहेब या समाजासाठी झटू शकले. आपण सगळे या ठिकाणी आलेले आहात. मगाशी सूत्रसंचालकांनी सांगितलं की दंगल कविता तुमच्या समोर सादर करायची आहे. मी त्या कवितेवरती येणार आहे, तुमच्याशी बोलणार आहे. तत्पूर्वी मला काही महापुरुषांना या ठिकाणी अभिवादन करायचं आहे. कारण बाबासाहेब आमचं दैवत आहे, बाबासाहेब आमचे आदर्श आहे. पण ही नेमकी साखळी सुरू कुठून होते? तर जगाला शांत आणि अहिंसेचा संदेश ज्या तथागत गौतम बुद्धांनी दिला, तेव्हा गौतम बुद्धांचं चरित्र वाचलं आणि ज्या बाबासाहेबांच्या आयुष्यामध्ये फरक पडला त्या तथागतांना मला पहिल्यांदा अभिवादन करायचं आहे. शिव तुझे नाव ठेविले पवित्र छत्रपती सूत्र विश्वाची. छत्रपतींना ज्यांनी स्वराज्याची प्रेरणा दिली त्या तुकारामांना मला अभिवादन करायचं आहे. ज्यांनी 350 वर्षापूर्वी शोषितांना हक्क मिळवून दिला आणि स्वराज्य स्थापन केलं त्या छत्रपती शिवाजी महाराजांना मला अभिवादन करायचं आहे. बाबासाहेबांना मला अभिवादन करायचं आहे. आपली बायको शिकून सगळ्या बायकांच्या शिकण्याची व्यवस्था ज्यानं केली त्या महात्मा ज्योतिबा फुल्यांना मला अभिवादन करायचं आहे. माता सावित्रीला मला अभिवादन करायचं आहे. पंजाबरावांना मला अभिवादन करायचं आहे. कर्मवीरांना अभिवादन करायचं आहे. कारण की बाबासाहेबांच्या पूर्वी विचारांची सगळी बाबासाहेबांच्या नंतर आज चालू ठेवणारी ही सगळी लोक होती आणि म्हणून आमच्यापर्यंत हे विचार झिरपत आले. पण प्रॉब्लेम कुठं झाला? आमचा इतिहास आम्ही लिहू शकलो नाही. आमच्या हातात लेखणी नव्हती, आमच्या हातामध्ये लेखणी नव्हती. आज आमच्या हातात मोबाईल आहे, आमच्या हातात पत्रक आहे. पण त्या काळात आम्हाला वाचण्याची बुमा नव्हती. आमचा इतिहास दुसऱ्यांनी लिहून ठेवला आणि जिथं आपले वाघ होते तिथं शेळी करून ठेवली, तिथं लबाड लांडगे टाकून ठेवले आणि आमचा इतिहास लपवला. त्यामुळे आजच्या शौर्यदिनी एक आव्हान तुम्हाला करेल की प्रत्येकानं आपापला इतिहास जपून ठेवण्याचं काम करायचं आहे. 2024च्या पहिल्या दिवशी वर्धा मी महात्मा गांधींच्या नावानं ऐकून होतो, पण आज जेव्हा समता सैनिक दलाची रॅली पाहिली आणि विचारांची ताकद काय असते ना, मला पुण्याहून येताना वर्ध्यात येऊन कळालं की समता सैनिक दलाची ताकद काय आहे. एवढ्या असंख्य लोकांना एकत्रित करण्याची ताकद समता सैनिक दलामध्ये आहे. हे विचार
70 वर्षाचे आजोबा दिसत होते आणि 5 वर्षाचं एक लेकरू तेवढ्याच ताकदीनं झेंडा घेऊन चालताना दिसत होतं आणि कळत होतं की 70 वर्षाच्या आजोबापासून आजीपासून 5 वर्षाच्या लेकरापर्यंत विचारांना जोडून ठेवण्याची ताकद या समता सैनिक दलामध्ये आहे. म्हणून या समता सैनिक दलासाठी एकदा जोरदार टाळ्यांचा कडकडाट करा. याच वर्ध्याच्या विदर्भाच्या भूमीमध्ये ग्रामगीता तुकडोजी महाराज गाडगेबाबांसारखे महान संत होऊन गेले, त्यांनाही मी अभिवादन करतो. आणि या ठिकाणी तुमच्या समोर बाबासाहेबांच्या आयुष्यावरची एक कविता सादर करून मी दंगल कविता तुमच्या समोर म्हणणार आहे. मी बाबा नावाची एक कविता लिहिली. तुम्हाला वाटत असेल हा पोरगा पोट तिडकीनं आपल्या समोर बोलतोय. मी जातीनं बाबासाहेबाचा वंशज नसलो तरी मी विचारानं बाबासाहेबाचा वंशज आहे. माझ्या मायबापावर माझ्या बापजात्यावर बाबासाहेबाचं कर्ज आहे. कारण माझ्या मायबापाला देखील दुसऱ्याच्या कामावर जावं लागलं असतं. माझ्या मायला शाळेची पायरी बाबासाहेब नसते तर चढता आली नसती. म्हणून त्या बाबासाहेबाचं माझ्यावरती कर्ज आहे. म्हणून मी बाबासाहेबावर एक कविता लिहिली. ती कविता अशी आहे की हाणून रूढींना फाट्यावर खोट्याच्या छाताडावर उभा अंधारातच असतो अजून जर नसती वाट दावलीस बाबा. बाबा नसता तू आम्हीही नसलो असतो. त्यांनी केला असता चिखल आम्ही अजून खोल खोल फसलो असतो. नावापुरताच बाबा नाही तू बाप अंधारात वाट दावणारा. जाणीवपूर्वक बाप शब्द वापरलाय. बाप कुणाला म्हणतो आपण? जो आपल्या भविष्याची काळजी घेतो. या महामानवानं तर आमच्या पुढे कित्येक हजारो वर्षांची काळजी घेऊन ठेवली आहे, संविधान लिहून, आपल्याला भारतीयत्व बहाल करून. म्हणून मी लिहिलंय की नावापुरता बाबा नाही तू बाप अंधारात वाट दावणारा. विचार घेऊन गेला डोसक्यात स्वतःच्या बुद्धीवर मैलोन मैल धावणारा. बाबा सलाम सलाम तुला झुकून या लेकराचा मुर्जा. बाबा सलाम सलाम तुला झुकून या लेकराचा मुजरा. आम्ही तुही जयंती तुही पुण्यतिथी काय करावी साजरी. आमचा जन्मच केलाय तू साजरा. आमचा जन्मच केलाय तू साजरा. आमचा जन्मच केलाय तू साजरा. त्या बाबासाहेबांना परत एकदा त्रिवार अभिवादन करतो. आणि ज्या कवितेसाठी मी या ठिकाणी आलो आहे, ज्या कवितेनं मला या ठिकाणी वर्ध्यामध्ये बोलवलं, ती कविता तुमच्या समोर सादर करतो. कविता आवडली टाळ्या नाही वाजवल्या तरी चालतील. कविता आवडली शिट्ट्या नाही मारल्या तरी चालेल. कविता आवडली व्हिडिओ काढला नाही तरी चालेल. पण हा कवितेतला बाबासाहेबांच्या भारतीयत्वाचा विचार 4 लोकांच्या डोक्यात पेरल्याशिवाय शांत बसायचं नाही. कविता चल दंगल समजून घेऊ. कवितेचं नाव आहे चल दंगल समजून घेऊ. आदेश आले अफवा आल्या. आदेश आले अफवा आल्या. रंगीबिरंगी झेंडे आले. दगडासोबत धोंडे आले. कळपा कळपानं गेंडे आले. धर्मासाठी कडवे आले. धर्मासाठी कडवे आले. मतांसाठी भडवे आले. दंगल पेटली घरं पेटले. हलक्या मेंदूचे पेटून उठले. गाड्या फुटल्या काचा तुटल्या. यात माणसांचं मरण झालं. ब्रेकिंग न्यूजला कारण झालं. मग पत्रकार घटनेच्या खोलात गेले. घटनास्थळीचे जेलात गेले. त्यांना जामीन द्यायला आलं कोण? झेंड्यावाले का धर्मावाले? आले माय बाप आणि भाऊ. चल दंगल समजून घेऊ. खरं खोटं तपासून पाहू. ही एसीत बसणाऱ्या पुढाऱ्यांची पोरं नाही अडकत हो. दंगलीमध्ये ती नाही अडकतात आमची बहुजनांची लेकरं. आणि एकदा का तुम्ही त्या दंगलीमध्ये अडकलं की तुमची स्टडी सुटते आणि तुमच्या मागं कस्टडी लागते. आमचा बाबासाहेबानं परदेशात जाऊन शिक्षण घेतलं. तुमची इच्छा झाली, पैसे असले तरी तुम्हाला एकदा केस पडली तर जाता येत नाही. हे जे काल झालं त्यात गरिबाचं हाल झालं. या दंगलीत जे काल झालं त्यात गरिबाचं हाल झालं. मग पोलिसांना हुडकली, त्यात सगळी पोरं अडकली. मग दाखल केस, दाखल शिक्षा. मग कशाची शाळा आणि कशाची परीक्षा. मग पोलीस स्टेशनात गाड्या आला. दंगल पेटवणारा भाड्या आला. त्यांची आपापसात मीटिंग झाली. आतल्यात सेटिंग झाली. पैशानं कोंडी फुटली. पुढाऱ्यांची पोरं सुटली. असं सगळं घडतं दंगलीच्या भोवताल. असं सगळं घडतं दंगलीच्या भोवताल. पेटवणाऱ्याची सुटतात बाकी भाकरीसाठी मवताल. आता त्यांच्या ढुंगणावर रोज कच्चून दंडे पडतात. जेलात त्यांच्या ढुंगणावर आता रोज कच्चून दंडे पडतात. पेटवणाऱ्याची सुटली बाकी सालोसाल सडतात. असं सगळं दंगलीमध्ये होत असतं भाऊ. चल दंगल समजून घेऊ. खरं खोटं तपासून पाहू. आता कडवं पुढचं फार महत्वपूर्ण आहे. फार लक्ष देऊन ऐकायचं आहे. अरे कधी 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 सांगा सुधारणार आमची लोक. अरे कधी कधी
कधी कधी कधी सांगा सुधारणार आमची लोक, कधी येणार आमच्या धडावरती आमचं डोकं. खोटं नाटं सांगून तो किडे तुम्हाला पेटवतो, खोटं नाटं सांगून तो किडे तुम्हाला पेटवतो आणि 1-2 बोटे दंगलीमध्ये पाठवतो. तुमच्या मेंदूची वाटणी करतात, तुमच्या मेंदूची वाटणी करतात. शिवराय भीमराय छाटणी करतात. अरे तुमच्या मेंदूची वाटणी करतात, हिंदू मुसलमान छाटणी करतात. वाचण्यापासून दूर ठेवून नाचण्यामध्ये अडकवतात, वाचण्यापासून दूर ठेवून नाचण्यामध्ये अडकवतात. गोध्राकांड, सहानापूर आणि भीमा कोरेगावही घडवतात. पण आम्हीच साले भिकार चोट, यात चूक कुणाची? आम्हीच साले भिकार चोट विसरून जातो भूकपोट. त्यांचं ऐकत बसतो, दंगलीत घुसतो आणि फुकटचं पचतो. आता दंगलीत पडणं आम्ही सोडलं पाहिजे. आधी जातीपातीला गाडलं पाहिजे, आधी पेटवणाऱ्याला झोडलं पाहिजे. शिवराय आपले, भीमराय आपले, आपण सारे भाऊ भाऊ. हिंदू आपले, मुसलमान आपले, आपण सारे भाऊ भाऊ. शिवराय आपले, भीमराय आपले, आपण सारे भाऊ भाऊ. चल भारतीय नागरिक होऊ, चल भारतीय नागरिक होऊ, संविधानाचं गाणं गाऊ. चल भारतीय नागरिक होऊ, संविधानाचं गाणं गाऊ. अत्त दीप भवसूत्र तथागताचं समजून घेऊ. चला दंगलीला आता फुल स्टॉप देऊ, चला दंगलीला आता फुल स्टॉप देऊ, चला दंगलीला आता फुल स्टॉप देऊ. हम सब जानते हैं कि ये जो नागवंशी महार है, इनके गले में मटका क्यों आया, इनके पीछे झाड़ू क्यों आया. हम इसलिए जानते हैं कि यही वो नागवंशीय महार है जिन्होंने तथागत भगवान गौतम बुद्ध का धम्म जिंदा रखा. और इन धम्म जिंदा रखने वालों को गुलाम बनाने के लिए यहाँ के ब्राह्मणवाद ने, यहाँ के मनुवाद ने, यहाँ के पेशवा ने ये कहा, रे इन्होंने तो सदियों से बुद्ध धम्म को जिंदा रखा, तो इनको बांधो, इनके गले में मटका बांधो, इनकी कमर में झाड़ू बांधो. इनकी जो महिलाएं हैं ना, उनके एक पैर में काला धागा बांधो. काला धागा इसलिए बांधो क्योंकि ये अछूत महारों की महिलाएं पहचान में आ सके. इनको वस्त्र पहनने इनकी महिलाओं को, तो ये जो घुटने हैं ना, इसके ऊपर वस्त्र. आप सब जानते हैं जब 14 अक्टूबर 1956 ने बाबा साहब ने धम्म दीक्षा दी, तब धम्म दीक्षा में बाबा साहब ने कहा कि ये घुटनों के ऊपर जितनी महिलाएं ये साड़ी लुगड़ पहन के आई है, वो घुटने के नीचे तक कल से पहनना शुरू करेगी. बुद्ध धम्म को जीवंत रखा नागवंशीय महाराव ने, इसलिए उन्हें गुलाम बनाने की कोशिश यहाँ के ब्राह्मणवाद, मनुवाद और पेशवाई ने किया. छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे आराध्य दैवत है कि नहीं. छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये देखा, अरे महाराष्ट्र के ये महार, कर्नाटक के महार, मध्य प्रदेश के महार, अरे ये तो बहुत शूर है. तो अमृतनाग जैसे को उन्होंने हाथ में तलवार दी और कहा, अभी तुम्हें स्वराज्य के लिए लड़ना होगा. 18 पगड़ जमाती जिसमें सारे लोग हैं, उनके हाथ में तलवार दी और कहा, स्वराज्य के लिए लड़ना होगा. और जब शिवाजी महाराज चले गए, शिवशाही चली गई, तो संभाजी महाराज जिन्होंने अपनी उम्र के केवल 14 साल में बुद्ध भूषणम ये ग्रंथ लिखा संस्कृत में, अपनी उम्र के 14 साल में संभाजी महाराज ने कौन सा ग्रंथ लिखा? बुद्ध भूषणम. बुद्ध को उन्होंने भूषण कहा, बुद्ध को उन्होंने माणिक कहा, मोती कहा. तब इन मनुवादियों को लगा, रे ये क्या हो रहा है, फिर बुद्धिज्म को सामने लाने की कोशिश हो रही है. तो संभाजी महाराज को किस तरह मारा जाए, उसका कट कारस्थान इन पेशवाओं ने किया. और मोगलों को कहकर संभाजी महाराज को बंदी बनाकर, जिस तरह शूद्रों ने हाथ में तलवार ली, या शूद्रों ने वेदों का पठन किया, या शूद्रों ने किताब लिखी, या शूद्रों ने किताब पढ़ी, मनुस्मृति में जो लिखा है उसके आधार पर हमारे राजा संभाजी महाराज की हत्या कर दी. उनकी आंखें निकाली, उनके हाथ काटे, उनके शरीर के टुकड़े
टुकड़े टुकड़े इन पेशवाओं ने मोगलों से साथ मिलकर इन ब्राह्मणवादियों ने किए। नदी के तट पर संभाजी महाराज का शव पड़ा हुआ था। आज को खुद संभाजी महाराज और शिवाजी महाराज की औलाद कहने वाले भी पीछे हो गए जब बादशाह ने कहा अगर संभाजी महाराज को किसी ने इनके टुकड़े इकट्ठा किए और अग्नि दी तो उनके खानदान को मिटाया जाएगा। सामने कौन आया? सामने बाबा साहब का महार आया, उसका परिवार आया। उसने कहा शिवाजी महाराज ने हमारे हाथ में तलवार दी, संभाजी महाराज हमारे महाराज है, उनकी अवदशा नहीं होने देंगे। और उनके शरीर के टुकड़ों को इकट्ठा कर, उसको एकत्रित कर, उनको अग्नि दी गई। अब ये बात हमें छोटी लगती है पर यह बात छोटी नहीं है। जिन ब्राह्मणवादियों ने मनुस्मृति के अनुसार संभाजी महाराज का वध किया, उसका विरोध शूर गोविंद महार ने किया, अपने परिवार की चिंता ना करते हुए। ये हमारा इतिहास है और सदियों की ये गुलामी तोड़ने का जब वक्त आया, अंग्रेज पेशवाओं पर चल के आ रहे थे पुणे में, तब हमारा सिद्धनाथ महार 500 सैनिकों के साथ खड़ा हुआ और बाजीराव पेशवा के दरबार में गया और कहा, हे पेशवा, अंग्रेज तुझ पर चलकर आ रहे हैं, हम तेरे लिए अंग्रेजों पर वार करेंगे, लड़ाई करेंगे, लेकिन एक शर्त है। ये कमर का फर्द जो ये है झाड़ू, ये गले का मटका, हमारे महिलाओं के काला धागा और ये कपड़े पहनने का तरीका, हमारा आत्मसम्मान अगर वापस देना चाहता है, देता है, तो तेरे लिए हम अंग्रेजों को मार देंगे। तब बाजीराव पेशवा क्या कहता है? वह कहता है सुई की नोक इतना भी जमीन हम तेरे को नहीं देंगे। क्योंकि मनुवादी था कि नहीं, ब्राह्मणवादी था कि नहीं पेशवा? उसने कहा सुई की नोक इतनी जमीन भी हम तुझको नहीं देंगे। तू गले के मटकी की बात करता है, तू झाड़ू की बात करता है, महिलाओं ने जो तेरे काला धागा पैरों में बांधा उसकी बात करता है, वो तो छोड़ दे आत्मसम्मान। हम सुई की नोक पर जितनी जमीन आती है उतना भी नहीं देंगे। फिर हमारा सिद्धनाथ झल्ला उठा। आत्मसम्मान की लड़ाई तो लड़नी थी, नागवंशियों के गले में मटका है उसको तो निकालना था, कमर में झाड़ू है उसको तो निकालना था। शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज के खून का बदला भी पेशवाओं से लेना था। खड़ा हो गया 500 सेना लेकर, गया बंबई इंफेंट्री के स्टॉटन के पास। स्टॉटन तब अंग्रेजों का सैनिक अधिकारी था और कहा, स्टॉटन, मैं और मेरे 500 सैनिक तेरी इस लड़ाई में शरीक होना चाहते हैं, हम लड़ेंगे, तेरे लिए लड़ेंगे। और ये 500 सेना लेकर भीमा कोरेगांव के लिए रवाना हुआ हमारा शूर सिद्धनाथ, जिसके साथ गायनाक, गोपनाक, गणेश नाक, ऐसे अनेक नाक जिनके सामने जुड़े थे ऐसे नाक। ये नाक अपभ्रंश है, उसका मूल शब्द तो नाग है। चल पड़े भूखे प्यासे, दिल में एक चिंगारी दहक रही थी, हजारों साल की ये गुलामी तोड़नी थी। गले का मड़का फेंकना था, कमर का झाड़ू फेंकना था, हाथ में नंगी तलवारें थी। कुछ खाया नहीं था, कुछ पिया नहीं था। चल पड़े भीमा कोरेगांव की ओर। एक संदेश आया। संदेश में यह कहा गया, अरे पेशवा की सेना तो 28,000 सैनिकों की है, उसमें तो हाथी है, उसमें तो घोड़े हैं, उनके पास तोप है। तो अंग्रेज स्टॉटन बोला, घबरा गया। अंग्रेज क्या हुआ? घबरा गया और कहने लगा कि भी सिद्धनाथ, क्यों ना हम लड़ाई छोड़कर भाग जाए। लेकिन महाराजों के इतिहास पे कभी भागने का जिक्र आपने नहीं पढ़ा होगा। उसने कहा है, स्टॉटन, तुझे लड़ना होगा तो तू लड़, नहीं तो मत लड़। लेकिन मैं सिद्धनाथ महार, मैं नागवंशीय, मैं आखिर तक लड़ूंगा और इन पेशवाओं को जमीन में गाड़ के ही
तुमको चेहरा दिखाऊंगा। तब स्टॉटन को लगा कि हाँ, तब स्टॉटन ने अपने अंग्रेज सर अधिकारियों को कहा कि नहीं, ये जंग लड़ेंगे। और स्टॉटन ने गगन भरी एक घोषणा की कि बंदूक में जो आखिरी गोली है उसे खत्म होने तक हम पेशवाओं से लड़ेंगे। युद्ध शुरू हुआ। हाथों में नंगी तलवारें सपासप चल रही थी। भूखे प्यासे महार सैनिक पेशवाओं के हजारों की संख्या में जो सेना थी उसके साथ लड़ रहे थे। बदन खून से सना था, बदन पसीने से सना था, लेकिन इतनी बड़ी सेना देखकर भी एक भी महार सैनिक के चेहरे पर थोड़ी भी घबराहट नहीं थी, क्योंकि दास्य था कि ये जंजीरें 1 तारीख को किसी भी हालत में हमें तोड़नी थी। लड़ाई शुरू हुई। अप्पाजी कुलकर्णी जो पेशवा का सेनापति था, उसे लगा मेरे पास तो 28,000 की सेना है, ये 500 लोगों को तो मैं चुटकी भर में धूल चुटा दूंगा। लेकिन हमारे 500 सैनिक शूर थे, महान थे, वीर थे। एक एक करके ये तलवार चलाई कि अप्पाजी कुलकर्णी का बेटा जो सेनापति था कुलकर्णी, उसकी गर्दन सिद्धनाथ ने एक झटके में नीचे गिरा दी। अप्पाजी कुलकर्णी को पता चला कि उसका बेटा मर गया। वो रोने लगा, छाती पीटने लगा कि केवल 500 महार 28,000 सेना पे भारी पड़ रहे। वो भागने लगा। 500 महारों ने अप्पाजी कुलकर्णी का पीछा किया, उसको घेरा। कितने महान थे वो भीमा कोरेगांव की जो नदी है, जिसका पानी नीला था, सुबह होते होते वो पानी लाल हो गया। इतनी खून की धारा पेशवाओं की हमारे 500 महार सैनिकों ने उस नदी में मिला दी। ये जो जमीन जिन्हों हमारे पूर्वजों को सींचा, अपने पसीने से सींचा, वो जमीन खून से लथपथ थी, खून का कीचड़ हो गया था। इतनी भारी लड़ाई हमारे 500 सैनिकों ने लड़ी। ये इतिहास आज बताना इसलिए जरूरत है क्योंकि बाबा साहब कहते थे कि जो अपना इतिहास भूल जाता है वो अपना इतिहास बना नहीं सकता। आपको क्या लगता है भीमा कोरेगांव की लड़ाई खत्म हुई? 1818 में 1 जनवरी में जो लड़ाई खत्म हुई वो क्या सही में खत्म हुई? राजेंद्र पाल गौतम जी दिल्ली से आए, उन्हें पता है कितनी बड़ी लड़ाई आगे लड़नी है। ये लड़ाई खत्म नहीं हुई, ये लड़ाई तो अभी शुरू हुई। क्योंकि तलवार शिवाजी महाराज ने हाथ में दी थी और कलम मेरे बाबा साहब ने मेरे हाथ में दी, इसलिए लड़ाई खत्म नहीं हुई। अभी हम तलवार से नहीं कलम से लड़ेंगे। अभी हम तलवार से नहीं ओट से लड़ेंगे। अभी हम तलवार से नहीं विचारधारा से लड़ेंगे। ये जो छोटे छोटे बच्चे हाथ में नीली पताका लेकर, हाथ में डंडा लेकर जय भीम का घोष करते हुए समता सैनिक दल का ये वेश परिधान कर सड़कों पर आज निकले थे ना, वो मेरे छोटे छोटे भाई, वो मेरी छोटी छोटी बहनें आगे की लड़ाई लड़ेगी। लड़ाई बहुत लंबी है। एक तरफ तुम्हारे आरक्षण पर अजगरों ने वेड़ा घालना शुरू कर दिया है। अजगर समझते हो ना? शुरू कर दिया है। तुम्हारी सारी सरकारी नौकरियां प्राइवेटाइजेशन लाया गया है। अडानी, अंबानी, पतंजलि और पता नहीं कितने कितने जली तुम पर छोड़ दिए हैं। ऐसे कुत्ते, खूंखार कुत्ते तुम पर छोड़ दिए हैं। प्राइवेटाइजेशन के नाम पर तुम्हारी नौकरियां छीनी जा रही है। जो शिक्षा नीति केंद्र सरकार दिल्ली में ला रही है, उसमें कहीं भी तुम्हें आगे जाने का मौका नहीं है। तुम्हारी विदेश की जो स्कॉलरशिप है वो खत्म होने के कगार पर है। मनुस्मृति फिर से इस देश में धीरे धीरे अपना पंजा फहरा रही है। ऐसे में हमें इतिहास भी भूलना नहीं है और हमें भविष्य की लड़ाई क्या होगी उसको भी तय करना है। इसलिए आज शपथ लेते हैं। क्या करते हैं? आज शपथ लेते हैं
कि ये नई तरीके से जो महाराष्ट्र में पेशवाई आ रही है, ये नए तरीके से जो देश में मनुस्मृति आ रही है, संसद जिसकी नींव बाबा साहब ने रखी, संविधान जिसकी नींव बाबा साहब ने रखी, उस संविधान को बदलने की कोशिश हो रही है। इस राष्ट्र को, जिस राष्ट्र को बाबा साहब ने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहा, इसको खुलेआम हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश हो रही है। इसलिए ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, ये लड़ाई सालों तक जारी रहेगी। जब तक ये राष्ट्र प्रबुद्ध नहीं हो जाता, जब तक ये राष्ट्र लोकतांत्रिक भारत नहीं हो जाता, जब तक ये राष्ट्र संवैधानिक भारत नहीं हो जाता, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। मेरी माता बहनें यहाँ पर बैठी है। एक प्रसंग मुझे याद आता है रमाई के जीवन का। चौधार तालाब की लड़ाई चल रही थी। घरों से, गांवों से लोग चौधार तालाब में हड़ पहुंच रहे थे। मेरी माँ रमाई को लगा कि मैं क्यों ना जाऊं, तो बाबा साहब को कहती है, साहेब मैं भी महाड़ जाना चाहती हूँ, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ। तो साहब बोले कि तेरी तो तबीयत खराब रहती है, तू आकर क्या करेगी। तो मेरी रमाई कहती है, नहीं कुछ कर पाई तो मैं, मराठी में कहते हैं ना, भाकरी थापूंगी और अपने सैनिकों को खाना खिलाऊंगी। वो हमारी माता। जब हॉस्टल में खाना खत्म होता है, मुंबई के एक हॉस्टल में 3-4 दिन से बच्चे भूखे हैं। माता रमाई को पता चलता है, अरे हॉस्टल में तो मेरे बच्चे भूखे हैं। माता रमाई जाते हैं, हॉस्टल के मैनेजर को अपने पास जितने भी सोने के आभूषण हैं वो देती है और कहती है, जा अभी किराना ला, खाना बना और मेरे बच्चों को खिलाओ। वो मेरी रमाई माता है। और आज हम क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हमारी माता बैठी है। घर के आदमी को क्या कहते हैं? अभी हमारे साहब बोल के गए कविता के पहले कि ये साड़ी नहीं तो वो साड़ी चाहिए, वो साड़ी नहीं तो वो साड़ी चाहिए, एक मंजिली की बिल्डिंग है तो 2 मंजिली चाहिए, छोटी 4 व्हीलर है तो बड़ी 4 व्हीलर चाहिए। लेकिन इस सब में ये याद रखना, जब मनुस्मृति प्रस्तापित हो जाएगी, मनुस्मृति के अनुसार अगर ये देश चलने लगेगा तो छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी नहीं चला पाओगे, क्योंकि मनुस्मृति में लिखा है कि शूद्रों के पास जिस तरह से शिक्षा नहीं होनी चाहिए, उसी तरह से शूद्रों के पास कोई संपत्ति नहीं होनी चाहिए। आज गाड़ी माड़ी साड़ी में अगर इस मोमेंट को आपने बर्बाद कर दिया और मनुस्मृति लागू हो गई तो आपके दरवाजे पर खड़ी गाड़ी जब्त हो जाएगी और ये कहा जाएगा, आज आपकी ये गाड़ी माड़ी जब्त कर रही है, क्योंकि हमारे मनुस्मृति में ये लिखा है कि शूद्र के पास संपत्ति नहीं रह सकती। तब क्या करोगे? क्या वो गाड़ी काम में आएगी? क्या वो बिल्डिंग काम में आएगी? जिस तरह से एनआरसी में दुय्यम नागरिकता देने की बात हो रही है, वोट छीनने की बात हो रही है, अगर आपका वोट मनुस्मृति द्वारा छीन लिया गया, किसे वोट दोगे, कैसे सरकार लाओगे? इसलिए आज ये लड़ाई यहाँ से शुरू होती है। 18 से 18 की 1 जनवरी की लड़ाई खत्म नहीं हुई, ये लड़ाई हमें लड़नी है। वक्त हो चला है। मेरे पश्चात दिल्ली से आए हमारे मार्गदर्शक राजेंद्र पाल गौतम भी मार्गदर्शन करेंगे। मैं तो नज़दीक रहता हूँ, बार बार आता रहूँगा। समता सैनिक दल के मेरे जितने मित्र हैं उन्हें ये गुजारिश करूँगा कि केवल कार्यक्रम तो हम लेना बहुत अच्छी बात है, इन बच्चों का, इन बच्चियों का वर्कशॉप ले। मेरे जैसे लोग आने को तैयार है। हम 2-4-5 दिन का वर्कशॉप हमारे बच्चों के लिए लेंगे। मोमेंट को कैसे लड़ा जाता है वो सिखाएंगे, पढ़ाई कैसे की जाती है वो सिखाएंगे, आगे कैसे बढ़ा जाता है ये सिखाएंगे। ऐसे वर्कशॉप भी मैं विनती करता हूँ समता सैनिक यहाँ पर ले, हम ज़रूर आएंगे। और यहीं पे रुकता हूँ। फिर एक बार भीमा कोरेगांव के इस जंग की याद में ये जो स्तंभ यहाँ देख रहा है उसे जय भीम सैल्यूट करता हूँ। सबको आह्वान करता हूँ कि 2024 आ रहा है, अपनी विवेक बुद्धि को अपने पास रखे और ये जो सरकार है इसे कैसे बदली जाए, इस पर कैसा हम विरोध करें। सिर्फ इतनी ही बात आज इस मैदान में याद रखे। और समस्त मेरी माता, मेरी बहनें यहाँ पर है, मेरे पिता समान लोग हैं, भाई समान लोग हैं। केवल ये कार्यक्रम यहाँ सुना, घर गए, टीवी ऑन किया और फिर ये सीरियल, वो वेब सीरीज दिखी, हमारी ज़िंदगी ख़त्म हुई। ऐसा मत करिए। ये मोमेंट बच्चों तक ट्रांसफॉर्म करिए, बच्चे तक पहुँचाइए। ये धम्म जो
सोने जैसा है, उसे लोगों तक पहुंचाइए। इतनी ही बात कहकर मैं यहाँ रुकता हूँ। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। कार्यक्रमाच्या पुढच्या टप्प्यात आपण जाऊया। आपण सर्वजण इथे आले आहात त्या 500 महारवीरांना मानवंदना द्यायला। तर आयुष्यमान विशाल इंगळे, संस्थापक वियक इंडिया ऑटोमेशन कंपनी पुणे यांना मी अशी विनंती करतो की त्यांनी आम्हा सर्वांना मार्गदर्शन करावं। आयुष्यमान विशाल इंगळे, आपण सर्वांनी जोरदार टाळ्या वाजवून त्यांचं स्वागत करावं। जय भीम वर्धा, जय 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 भीम, जय 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 भीम। उद्योजक जरी असलो तरी कवी लोकांमध्ये वावरून काही कवी मित्र झालेत। तर सुरुवात करताना आमचे कवी मित्र आहेत नारायणपुरी, तर त्यांच्या 4 ओळी मी तुमच्यासमोर घेतो। भीम मोत्याचा हार ग माय, भीम नंगी तलवार ग माय, भीम काळजाची तार ग माय, भीम निळाईच्या पार ग माय, गुलामीन हाल हाल केले, मूक नायकाचे डोळे ओले, त्याचे मनूच्या छातीत भाले, भीम हत्ती सारे रान हाले, भीम विचाराला धार ग माय, भीम नंगी तलवार ग माय। जोरात वाजवा जरा, मला पण जोश येईल, आवाज येऊ द्या जरा। तर या ठिकाणी आपण भीमा कोरेगावच्या विजयस्तंभाला मानवंदना देण्यासाठी सर्व इथं जमलेलो आहोत। येताना ही वर्ध्याची पूर्ण आयुष्यभरातली पहिली ट्रिप आहे माझी आणि फार छान पद्धतीने इथे स्वागत झालं। ऑल इंडिया समता सैनिक दल आणि द रिफॉर्मेशन यूथ असोसिएशन खूप चांगल्या आणि छान पद्धतीने, ज्या पद्धतीने समता सैनिक दलाची रॅली चालली होती, त्या रॅलीमध्ये जो सुसंगतपणा होता तो खूप मनाला भावला। म्हणजे इतकी वर्ष पुण्यामध्ये असून सुद्धा या पद्धतीने हा सुसंगतपणा आणि ही नियमबद्धता कधीही बघायला मिळाली नाही। तर माझ्या आया बहिणींसाठी एकदा जोरदार टाळ्या वाजवा। चळवळ आपण म्हणतोय, चळवळीतून आज आपण इथे सर्व बसलेलो आहोत। आपल्या अंगावर खूप चांगल्या पद्धतीचे कपडे आहेत, आपल्याला अंग आज थंडी चालू आहे, त्या थंडीमध्ये झाकायला स्वेटर आहे, चांगले घालायला बूट आहेत। आपण शिक्षण घेतो, आपली मुलं डॉक्टर होतात, इंजिनियर होतात, वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये जातात आणि क्षेत्रामध्ये गेल्यानंतर आज जर चळवळीची दिशा आणि दशा जर आपण बघितली तर साधारण वयोवर्ष 40 ते 60 मधले चळवळीमध्ये माणसं आपल्याला खूप बघायला मिळतात। पण आजची नवोदित जर मंडळी मला कुठे बघायला मिळाली असेल तर या वर्ध्यामध्ये। त्या नवोदित तरुणांसाठी आणि माझ्या चळवळीमध्ये समाविष्ट असलेल्या माझ्या बंधू भगिनींसाठी जोरदार टाळ्या वाजवा। याच्या पुढे आपल्याला आपण ज्या पद्धतीचं शिक्षण घेतोय त्या शिक्षणातून आता आपल्याला आपली अर्थव्यवस्था, आपली समाज व्यवस्था उभं करण्यासाठी आपल्याला सज्ज व्हावं लागणार आहे। आपण आता सरांनी आत्ताच सांगितलं आपल्याला काय करावं लागतंय। आपल्याला आपलं आरक्षण संपवून टाकलं जात आहे, सगळीकडे प्रायव्हेटायझेशन, लिबरलायझेशन हे सगळं अवलंबलं जात आहे आणि या सगळ्या गोष्टींमध्ये आपल्याला स्वतःचं अस्तित्व जर निर्माण करायचं असेल तर आपल्याला राजकारणामध्ये, समाजकारणामध्ये आणि व्यवसायामध्ये जावं लागेल। आपण अर्थकारणाने आजपर्यंत आपली अवस्था जी होती ती खालावलेली होती, त्या अवस्थेला आत्ता आपल्याला बळकटी आणावी लागेल। आपल्या तरुणांना, आपल्याला जे बेरोजगार आहेत त्या बेरोजगारांना व्यवसाय प्रशिक्षण देऊन त्या प्रशिक्षणातून आपल्याला त्यांना व्यवसाय त्यांच्याकडे सुपूर्द करावा लागेल। आणि सरांनी
सर आता आमची चर्चा झाली गेस्ट हाऊसला, तर त्या गेस्ट हाऊसमध्ये सर खूप छान पद्धतीने हा उपक्रम चालवतात. मी इथं तुमच्याशी संवाद साधायला यासाठी आलेलो आहो की एका छोट्या अक्षरशः माझी जी सुरुवात होती एक 10 बाय 10च्या खोलीतून एका झोपडपट्टीमध्ये माझा जन्म झाला. माझे वडील हे बिगारी काम करत होते. पूर्ण खानदानामध्ये शिकलेला एकही व्यक्ती माझ्याकडे नव्हता. 10वी नंतर काय करायचं हा प्रश्न माझ्या मनी होता. हा प्रश्न 10वी झाली, 11वी झाली, इंजिनिअरिंगला कोणाच्या तरी मी सांगण्यावरून ती इंजिनिअरिंग केली. पण इंजिनिअरिंग नंतर काय करायचं, ज्यावेळी मोठ्या मोठ्या कंपन्यांमध्ये मी जॉब करायला गेलो, तो जॉब करत असताना मला वेगवेगळ्या प्रकारच्या आव्हानांना सामोरं जावं लागलं. आणि त्या आव्हानांना सामोरं गेल्यानंतर स्वतःचं अस्तित्व निर्माण करण्याची आस माझ्या मनामध्ये निर्माण झाली. ती आस निर्माण करण्यासाठी मी तब्बल 9 वर्षाचा पूर्ण प्रवास पूर्ण केल्यानंतर मी व्यवसायाला सुरुवात केली. तर ह्या व्यवसायाला सुरुवात करण्यासाठी खूप साऱ्या अडचणींचा सामना करावा लागला मला. तर त्या अडचणी आपल्याला आपण कुणीही धनसंपन्न इतक्या लेवलला अजून झालेलो नाही आहोत की खूप एका मोठ्या लेवलचा बिझनेस आपण करू शकू, तो सेट करू शकू. तर ते पाठबळ आपल्या पाल्यांना, आपल्या मुलांना, आपल्या मुलींना प्रत्येकाच्या घरातून मिळलं पाहिजे. ते पाठबळ जर तुम्ही देऊ शकाल, तिला तो विश्वास जर तुम्ही संपादन करू देऊ शकत असाल, तर तो विश्वास त्याला तो व्यवसाय यशस्वी करण्यासाठी, ते पाठबळ त्याला यशस्वी करण्यासाठी ते त्याला पुरेल. एवढं बोलतो आणि थांबतो. जय भीम. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आम्हाला दिलेल्या 22 प्रतिज्ञा, जे आम्हाला माणसात आणतात, माणूस म्हणून जगण्याची प्रेरणा देतात, त्या 22 प्रतिज्ञेचं वाचन छाती ठोकपणे करणारे डॉक्टर राजेंद्र पाल गौतम. आणि ऐसा कैसा आप कहते कि मैं ब्रह्मा विष्णु गणेश को नहीं मानूंगा, ऐसा कैसा आप कहते हो कि मैं गौरी गणपति को नहीं मानूंगा, असा बबंड त्या दिल्लीमध्ये निर्माण झाला. परंतु अशा बिकट परिस्थितीतही, विषम परिस्थितीतही त्यांनी त्या क्षणी आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आणि सांगितलं की मैं डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर का सच्चा सिपाही हूँ, मैं किसी से नहीं डरूंगा, मैं बाबा साहब के मार्ग पर चलता रहूँगा और इस भारत को प्रबुद्ध करने की कोशिश करता रहूँगा. आज अशाच एका सैनिकाला, मी सैनिकच म्हणेल कारण ते समता सैनिक दलाचे सदस्य आहे, सैनिक आहेत, मार्शल आहेत, अशी माहिती मला मिळालेली आहे. तरीही मी डॉक्टर राजेंद्र पाल गौतम, दिल्ली इथले आमदार आहेत, त्यांना मी अशी विनंती करतो की त्यांनी आम्हाला मार्गदर्शन करावं. आप सभी को भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस की शुभकामनाएं. ये दिन हमारे सबके जीवन का बेहद खास दिन है. ये दिन हमें याद दिलाता है हमारे गौरवशाली इतिहास का. ये दिन हमें याद दिलाता है हम लोग लड़ना भी जानते हैं और जीतना भी जानते हैं. डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमारे अंदर इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा पैदा की है कि दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती, हमें झुका नहीं सकती, हमें डरा नहीं सकती. बेशक से आज की सत्ता हमें निस्तानाबूद करने के लिए फिर से वही याद दिला रही हो. ऐसा लगता है जैसे फिर से वही भीमा कोरेगांव युद्ध की शुरुआत हो रही है. एक तरफ जो 3,500 साल की गुलामी तोड़ने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपने 5 में से 4 बच्चे खो दिए, जवानी में अपनी पत्नी माता रमाबाई को खो दिया, अपना पूरा जीवन जलाकर न केवल 3,500 साल की हमारी गुलामी को तोड़ा, बल्कि हमारे पढ़ने लिखने के रास्ते खोलकर, सरकारी नौकरियों के रास्ते खोलकर हमारे जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता बनाया. लेकिन आज सरकारों ने मिलकर एक षड्यंत्र करके
हमारी शिक्षा को शिक्षा महंगा करके शिक्षा को पूरी तरह छीन लिया है। देश के सारे सरकारी संस्थानों को बेचकर हमारी नौकरियों में आने के रास्ते को बंद कर दिया है। शिक्षा से और नौकरी से ही हम आगे बढ़े थे। जब शिक्षा नहीं होगी, नौकरी नहीं होगी, तो हमारी स्थिति क्या होगी, इसके ऊपर मुझे ज्योतिबा फूले जी की वो बात याद आती है, शिक्षा बिना ज्ञान बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना नीति गई, नीति बिना धन गया, धन के अभाव में हम गरीब और गुलाम हो गए। और ये जो नुकसान हुआ ये अविद्या की वजह से हुआ। तो फिर से वही स्थिति वापस आने वाली है। ऐसा लगता है जैसे गुलामी फिर से वापस हमारी तरफ बढ़ रही हो। ऐसा लगता है जो ये सरकारें एक साजिश के तहत डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को ख़त्म करके मनुस्मृति का शासन लाना चाहती हो। उसी के ऊपर मुझे याद आता है, लगता है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर फिर से हमसे कुर्बानी मांग रहे हैं। वो आह्वान कर रहे हैं। क्या आह्वान कर रहे हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर? क्या आह्वान कर रहे हैं हमसे, वो मैं आपको 2 लाइन गा के आपको सुनाना चाहता हूं। और मेरे नौजवानों, ए 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 मेरे नौजवानों, एहसान तुम पे मेरा, एहसान तुम पे मेरा, ए मेरे नौजवानों, 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 एहसान तुम पे मेरा, ए मेरे नौजवानों। शिक्षा और बुद्धि में कम न खुद को मानो, शिक्षा और बुद्धि में कम न खुद को मानो, ए मेरे नौजवानों, ए मेरे नौजवानों, ए मेरे नौजवानों, ए मेरे नौजवानों, एहसान तुम पे मेरा, ए मेरे नौजवानों। यानी कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हमें कह रहे हैं, क्या तुम फिर से समाज के इन बच्चों को गुलाम देखना चाहते हो? अगर आप इन बच्चों को गुलाम नहीं देखना चाहते तो जंग का ऐलान करो। ये लड़ाई हमें लड़नी होगी। हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की कुर्बानी को बेकार नहीं जाने देंगे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपने 4 बच्चे और पत्नी को खोया है। हम अपने इन बच्चों को खोना नहीं चाहते। इन बच्चों के लिए हम लड़ेंगे। लेकिन सरकारों ने एक साजिश के तहत न केवल हमारी शिक्षा को छीनने का इंतजाम कर दिया है, न केवल हमारी नौकरियों को छीनने का इंतजाम कर दिया है, बल्कि ईवीएम के माध्यम से जब पूरे देश की जनता इस सरकार को निस्तेनाबूद करनी चाहती है, तो ईवीएम के माध्यम से ये फिर इस चुनाव को जीतना चाहते हैं। आप जानते हो 62% जनता तो वैसे ही इनके खिलाफ है, लेकिन जो 42% जो 38% के करीब जो इनको वोट मिला है, वो भी पूरा 38% इनको नहीं मिला। उसमें ईवीएम का सहयोग है। अभी आपने देखा हो एक वीडियो आ रही थी, एक वीडियो किसी ने सोशल मीडिया पे डाली हुई थी, जिसमें उन्होंने दिखाया है कि वो केले के ऊपर वोट डालते हैं तो पिक्चर के अंदर केला दिखता है जब लाइट जलती है, फिर दोबारा से केले पे वोट डालते हैं, फिर से लाइट जलती है और केला नजर आता है, लेकिन वो उस बॉक्स को खोलकर फिर दिखाता है कि वो पर्चियां गई कहाँ, उस पर्ची पे कौन सा चिन्ह है, तो उसमें दिखता है पहला वोट केले पर डाला, केले पे दिखाया, दूसरा वोट भी केले पर गया, लेकिन पर्ची के अंदर एप्पल है, सेब है। यानी कि किस हद तक ये चुनाव के अंदर धांधली करते हैं। ये ना केवल सारे देश का मीडिया इनके साथ हो गया है, सारे देश का कॉरपोरेट इनके साथ हो गया है, सारे देश का माफिया इनके साथ हो गया है, बल्कि सारे देश का जो सरकारी तंत्र है, जो ब्यूरोक्रेसी के द्वारा चलता है, वो भी इनके साथ हो गया है। ऐसे में ईवीएम के रहते इनको हराना आसान नहीं होगा। इसलिए ईवीएम के खिलाफ बैलेट से चुनाव हो, इसके लिए बड़ा आंदोलन की तैयारी करनी होगी। पूरे देश के अंदर एक बड़े आंदोलन की तैयारी करो। हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चे हैं, हम दोबारा से गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे। हम लोग लड़ेंगे, हम लोग जीतेंगे। आपने हमारी शिक्षा को शिक्षा महंगा करके षड्यंत्र के तहत छीन लिया है। आपने देश के सारे संसाधनों को बेचकर हमारी नौकरियों को छीन लिया है। आप लोग सवाल पूछने से डरते हैं। आज की सरकारें नहीं चाहती कि हमारे लोग सवाल करें, सत्ता से सवाल करें।
और वो जानते हैं सवाल करने की ताकत पढ़ने से आई है, ज्ञान से आई है। इसलिए अगर आप वो सरकारें चाहती है कि ये सवाल ना करें, इसलिए वो हमारे बच्चों से शिक्षा को छीन रहे हैं। क्या इस षड्यंत्र को आप कामयाब होने दोगे? अभी अभी प्रीतम जी ने पूरा डिटेल में समझाया किस तरह भीमा कोरे गांव के अंदर की युद्ध के अंदर 28,000 की पेशवा सेना को 500 के हमारे महार वीरों ने निस्तनाबूद कर दिया। तो हम लोग इतने कमजोर नहीं है संख्या के अंदर, अब तो उनसे कितने गुना ज्यादा है। बिहार की सरकार ने जो जाति की गणना करवाई, जो आर्थिक आंकड़े सामने आए हैं, उससे स्पष्ट हो गया है देश के सारे संसाधनों पर लगभग 90% के ऊपर इन 10% लोगों का कब्जा है। ये स्वर्ण लोग केवल 12% हैं। 12% लोग देश के सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय पे कब्जा कर चुके हैं। देश के सारे 90% व्यापार पे कब्जा कर चुके हैं। देश के 90% प्राकृतिक संसाधनों पे कब्जा कर चुके हैं। मैं पूछना चाहता हूं, ये जो प्राकृतिक संसाधन है, जहां अरबों खरबों रुपए पैदा होता है, ये जो जल जंगल जमीन है, खेती की जमीन है, क्या कोई अपनी मां के पेट से लेके पैदा हुआ है? अगर मां के पेट से लेके पैदा नहीं हुआ तो उसके अंदर हमारा और आपका हिस्सा कहां है? उसमें बहुजन समाज का हिस्सा कहां है? इसलिए मैं कहना चाहता हूं साथियों, इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हो जाओ और इस लड़ाई को जीतने के लिए पहले ईवीएम के खिलाफ आंदोलन छेड़ना पड़ेगा। मैं इस इंडिया गठबंधन से भी कहना चाहता हूं, इस इंडिया गठबंधन के अंदर अभी 28 पार्टियां हैं और पार्टी भी शामिल हो जाएंगी, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं आप जीतोगे कैसे इस इंडिया गठबंधन को ईवीएम के खिलाफ? अभी तो उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया है कि वो जो वोट डलती है मशीन के द्वारा और जिस बॉक्स के अंदर वो लाइट जलती है जिसमें दिखता है वो चिन्ह जिस पे आप वोट डाल रहे हो, हमने ये मांग की है, इंडिया गठबंधन ने भी ये मांग की है कि वो पर्ची वोटर को मिलनी चाहिए, अंदर ना गिरे, बल्कि वोटर को मिले। वोटर उस पर्ची को देख के तसल्ली कर ले कि ये पर्ची वही है जिसमें मैंने वोट डाली है, और वहीं पे एक बैलेट बॉक्स हो, उस बॉक्स के अंदर वो पर्ची डाली जाए। ईवीएम की गिनती के बाद उन सारी पर्चियों की भी गिनती की जाए, उसका मिलान किया जाए, उसके बाद चुनाव का रिजल्ट घोषित होना चाहिए। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से हम लोग मांग करते हैं। और अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस बात को नहीं मानती और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी पिटीशन डली है, अगर वहां से भी कोई निर्णय नहीं आता तो ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि ये सारी ताकतें मिलकर जनता के खिलाफ ईवीएम से उस सत्ताधारी पार्टी को चुनाव जिताना चाहते हैं जिन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से हमारे बच्चों से शिक्षा को पूरी तरह छीनने का इंतजाम कर दिया है। उन्हें यूनिवर्सिटी को 3 कैटेगरी में बांट दिया है। ए ग्रेड यूनिवर्सिटी के अंदर पूरा खर्चा बच्चों को उठाना पड़ेगा, पूरा खर्चा 100%। बी ग्रेड यूनिवर्सिटी में 75% खर्चा बच्चों के पेरेंट्स को उठाना पड़ेगा, और सी ग्रेड यूनिवर्सिटी जो एकदम थर्ड क्लास होंगी उसके अंदर भी 25% खर्चा बच्चों को उठाना पड़ेगा। यानी कि लाखों रुपए का खर्चा चाहिए। अभी अगर आप जो बच्चे आपके इंजीनियरिंग कर रहे हैं सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज से, आप उनकी फीस का चार्ट देख लीजिए। 2.5 लाख तो 1 साल की फीस है। हॉस्टल का खर्चा अलग है, किताबों का खर्चा अलग है, खाने का खर्चा अलग है, बाकी सारे खर्चे अलग हैं। 1 साल में कम से कम 3.5 लाख रुपया चाहिए। 4 साल का कोर्स है, कम से कम 14 से 15 लाख रुपया चाहिए। और अगर आपका बच्चा NLU के लिए क्वालिफाई कर जाता है, LLB के लिए 5 साल का कोर्स 12वीं के बाद, तो उसकी फीस 2.5 लाख। उसी तरह उसका खाने का खर्चा, किताबों का खर्चा, हॉस्टल का खर्चा, सारे खर्चे जोड़ लो तो 5 साल की डिग्री लॉ की करने के लिए कम से कम 20 लाख के करीब रुपया चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, क्या हमारे बच्चे ये 15 लाख 20 लाख का खर्चा उठा सकते हैं क्या? पहली बात तो एडमिशन के लिए कोचिंग चाहिए। कोचिंग में 2-3 लाख रुपया कम से कम खर्च होता है। 2-3 लाख खर्च करके कोचिंग करके अगर क्वालिफाई कर भी ले बच्चा, उसके बाद इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, लॉ में, IIM में, और IIM की तो फीस 2 साल का MBA करने के लिए 50 लाख रुपया चाहिए। क्या हमारे लोग खर्चा उठा सकते हैं? इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, लॉ में, MBA में, तमाम तरह के प्रोफेशनल कोर्सेज का खर्चा सरकारी कॉलेज में पढ़ने का भी इतना ज़्यादा है कि उसके लिए लाखों रुपया चाहिए। और हमारे समाज के 99%, SC ST के 99% लोग, OBC के अति पिछड़े वर्ग के 99% लोग, माइनॉरिटी के 95% लोग, उनके अगर पूरे परिवार की इनकम को जोड़ लिया जाए
तो पूरे परिवार की इनकम एक महीने की 3,000 से लेकर 20,000 रुपए के बीच है। पूरे इंडिया का आंकड़ा निकाल के देख लीजिए। तो जिनके पूरे परिवार की इनकम 99% लोगों की 3,000 से 20,000 रुपये महीना के बीच हो, मैं पूछना चाहता हूं ऐसे पेरेंट जिनके पूरे परिवार का इनकम 3,000 से 20,000 रुपये महीना के बीच है, क्या वो अपने बच्चों को लाखों रुपए खर्च करके पढ़ा सकते हैं क्या? इसका मतलब क्या? इसका मतलब स्पष्ट है, ये सरकारें नहीं चाहती कि कोई उनसे सवाल करे। चूंकि लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया था। गरीबों के बच्चे भी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के आशीर्वाद से, उनके दिए हुए पढ़ने के अधिकार से, उनके दिए हुए रिजर्वेशन से गरीबों के बच्चे जज बनने लगे, डॉक्टर बनने लगे, इंजीनियर बनने लगे, IAS IPS बनने लगे, प्रोफेसर बनने लगे, साइंटिस्ट बनने लगे और सत्ता से सवाल पूछने लगे। तो इनके पेट में दर्द हो गया, इनके पेट में दर्द हो गया। क्योंकि वो काम के बदले में पैसे मांगने लगे, उनके पेट में दर्द हो गया। जो लोग 15-15 घंटे उनके खेत में काम करते थे, काम के बदले में बचा हुआ खाना मिलता था, पैसे नहीं मांगते थे, आज वो काम के बदले में पैसे मांगने लगे हैं। आज वो सत्ता से सवाल करने लगे हैं। आज वो बड़े बड़े ऑफिसर बन के बगल में बैठने लगे, सर पे बैठने लगे हैं। आपने सुना होगा एक बीजेपी की MLA उत्तर प्रदेश की पिछले चुनाव में वो कह रही थी कि पैर की जूती सर पे आ गई। यानी हम लोगों को वो पैर की जूती समझते हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़े वर्ग के लोगों को वो पैर की जूती समझते हैं। वो सवाल करें ये उन्हें पसंद नहीं है। इसीलिए उन्होंने सोचा कि इनके पास जो बोलने की ताकत आई है ये पढ़ने की वजह से और नौकरियों की वजह से आई है। तो इनके पढ़ने की और नौकरी दोनों के रास्ते बंद करने का इंतजाम इन सरकारों ने कर दिया है। लेकिन जब ये इंतजाम किया जा रहा था, जब शिक्षा को महंगा किया जा रहा था, जब सारे सरकारी संस्थान बेचे जा रहे थे, तो मैं पूछना चाहता हूं उस वक्त भी तो हमारे सांसद थे, उस वक्त भी तो हमारे विधायक थे, उस वक्त भी तो हमारे मंत्री थे। लेकिन हमारे मंत्री, सांसद, विधायक विधानसभाओं में और संसद के अंदर गूंगे बहरे बनकर बैठ गए। उन सब लोगों ने मिलकर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के साथ गद्दारी की। उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के साथ धोखा किया। अगर वो उस वक्त खड़े होकर अपनी सरकार के खिलाफ खड़े हो जाते, अगर SC ST OBC के सारे सांसद विधायक रिजाइन कर देते कि हम सरकारी संस्थानों को बिकने नहीं देंगे, हम सरकारी शिक्षा को इतना महंगा नहीं होने देंगे, तो शायद सरकारें झुक जाती। लेकिन वो हमारे सांसद विधायक ये भूल गए कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने आपको विधायक, सांसद, मंत्री बनने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। अपने 5 में से 4 बच्चों को खोया है, जवान पत्नी को खोया है, अपना पूरा जीवन जलाया है, तब कहीं जाकर तुम्हारे MP MLA बनने का रास्ता खोला, तुम्हारा जज, इंजीनियर, कलेक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर बनने का रास्ता खोला। लेकिन तुम सब गद्दार निकले, तुम्हारे ही सामने सब कुछ छिन गया। उस वक्त बोलना चाहिए था। यही सवाल मेरे सामने भी था कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा पे आगे बढ़ के इस मूवमेंट को चलाइए या मंत्री रहिए। कौन सा रास्ता चुनना चाहिए था मुझे लगा कि मेरे ऊपर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का कर्ज है, मुझे वो कर्ज चुकाना है। मुझे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के कारमा को आगे बढ़ाना है, जो उन्होंने 18 मार्च 1956 को आगरा के अंदर कहा था। इस कारमा को बड़े मुश्किल से, बड़े मुसीबतों के बाद यहां तक लेकर आया हूं। ऐ मेरे समाज के लोगों, इस कारवा को आगे लेकर जाना, और अगर आगे ना ले जा पाओ तो कम से कम इस कारवा को यहीं रोक कर रखना, इसको पीछे मत जाने देना। लेकिन हमारे इतने सारे जज, इंजीनियर, कलेक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर होते हुए, इतने सारे ब्यूरोक्रेट होते हुए, इतने सारे MP MLA मंत्री होते हुए वो कारवा पीछे जा रहा है। इसका मतलब हम लोगों ने गद्दारी की है। हम डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की काबिल संतान नहीं है। अगर हम काबिल संतान होते तो इस कारमा को आगे बढ़ाते। तो मैंने तो संकल्प किया है, अपना पूरा जीवन लगाकर भी मैं इस कारमा को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। चाहे मंत्री रहे ना रहे, MLA रहे ना रहे, MP रहे ना रहे, लेकिन अपने समाज के इन बच्चों को दोबारा से हम गुलाम बनने नहीं देंगे। इसी के लिए मैं पूरे देश के अंदर जाकर अपने समाज को जागरूक करने का काम कर रहा हूं। और मैं आह्वान कर रहा हूं, EVM के खिलाफ एक बड़े आंदोलन की तैयारी करो। लेकिन ये आंदोलन, ध्यान रखना, अब लड़ाई ये लाठी गोली की लड़ाई नहीं है, ये विचारधारा की लड़ाई है। ये बुद्धि और विवेक से लड़नी होगी, बाबा साहेब की दी हुई कलम से लड़नी होगी। हम इस लड़ाई को बुद्धि और विवेक से लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी। हम बुद्ध को मानने वाले हैं। हम अहिंसा में भरोसा करते हैं, हिंसा में भरोसा नहीं करते। लेकिन कोई, जैसा अभी बोल रहे थे प्रीतम जी, एक गाल पे मार दिया तो दूसरा आगे कर दो, हम दूसरा आगे नहीं करेंगे, थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से देंगे।
हम लोग थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से देंगे, लेकिन हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले, उनके संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम संवैधानिक तरीके से, कानूनी तरीके से इस लड़ाई को लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी। ईवीएम को बैन कराएंगे या वो पर्चियां हमें मिले वोटर को और वोटर उसको बैलेट बॉक्स में डाले, ईवीएम की गिनती के बाद उन पर्चियों की भी बराबर गिनती हो, 100% गिनती हो, तब चुनाव का रिजल्ट डिक्लेयर करे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके लिए हम लोग बड़े लंबी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। मैं आह्वान करता हूं पूरे देश के अंदर जो लोग यहां बैठे सुन रहे हैं, वर्धा के अंदर वो भी, और जो सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं वो भी, वो इस लड़ाई की तैयारी कीजिए। संवैधानिक तरीके से इस लड़ाई को लड़ेंगे। उधर सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ रहे हैं, उधर संसद के सामने भी लड़ रहे हैं। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। और आप सब लोग इसी तरह मजबूती के साथ खड़े हो जाइए। झुकने की जरूरत नहीं है। मैं तो खुद समता सैनिक दल का वर्दीधारी सिपाही रहा हूं। जब ये परेड निकल रही थी, मुझे अपने वो 30-35 साल पुराना वो समय याद आ रहा था जब हम लोग कदम ताल करते हुए आगे आगे चला करते थे। उस वक्त हमने आंदोलन छेड़ा था 26 अलीपुर रोड, जहां डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अंतिम सांस ली। वो जिंदल के पास था, ये कोठी थी जिंदल के पास। हमने उसे वापस लेकर सरकार उसको बाबा साहब के नाम पे स्मारक घोषित करे, इसका आंदोलन किया। उसी तरह वर्दी पहनकर मुझे वो दिन याद आ गए और मैं बड़े गर्व के साथ आपको शेयर कर रहा हूँ। उसी लड़ाई का नतीजा था कि जिंदल ने हमारे खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में केस डाला। उस हाई कोर्ट में एक वकील के तौर पे भी ये केस मैंने खुद लड़ा। और समता सैनिक दल के दूसरे जो अध्यक्ष रहे डॉक्टर भगवान दास, उन्होंने और मैंने दोनों ने वकील के तौर पर इसे हाई कोर्ट के अंदर लड़ा और रोड पे भी लड़ा और सरकार को झुकाकर उसको राष्ट्रीय स्मारक आज बनाकर जनता को सौंप दिया। तो हम लोग लड़ना भी जानते हैं, जीतना भी जानते हैं, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का खून हमारी रगों में बहता है। हम डरने वाले नहीं हैं, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आपको भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। और नववर्ष की भी शुभकामनाएं। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।